हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिलियन चैप्टर का एक अन्य इकाई के बारे में पढ़ेंगे और वो इकाई है नॉर्मलता। वो इकाई कौन सा है? तो नॉर्मलता है। आप इसे ढंग से समझें, इसका यूज हम लोग को बार बार आएगा और इसका जरूरत है। इसे इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहेंगे। नॉर्मलिटी कहेंगे। आप इसे ध्यान दें, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इजी है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान दें। आपको बताया गया है कि बिलियन में दो घटक होंगे, एक आपका विलायक और उसमें एक विलय होगा, और ये दोनों मिल जाता है तो हमारा बन जाता है बिलियन। अब हमें बिलियन बनाना है। नॉर्मलता के लिए हमने बताया है कि एक इकाई है और सांद्रण की इकाई है। इसमें विलय की मात्रा हमें पता नहीं, लेकिन ये दोनों में से कोई एक चीज निश्चित होगा और ये निश्चित होगा बिलियन। और बिलियन कितना निश्चित होगा? तो 1 लीटर। बिलियन निश्चित होगा और कितना होगा? 1 लीटर। और इसका मतलब कि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में जो विलय के ग्राम समतुल्य की संख्या होगा, ग्राम समतुल्य की संख्या होगा या ग्राम तुल्यांकी की संख्या होगा, उसे नॉर्मलता कहेंगे। यानी कि प्रति लीटर 1 लीटर बिलियन में ग्राम समतुल्य की संख्या को, विलय के ग्राम समतुल्य की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अगर 1 लीटर में 10 ग्राम समतुल्य है तो नॉर्मलता 10। 1 लीटर में 50 ग्राम समतुल्य है तो नॉर्मलता 50। 1 लीटर में विलय का 2 ग्राम समतुल्य है तो नॉर्मलता 2। इसका मतलब कि हमें नॉर्मलता का परिभाषा कैसे करेंगे कि प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर बिलियन में विलय के ग्राम समतुल्य की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर बिलियन में जितने भी ग्राम समतुल्य होंगे विलय का, वही बिलियन का नॉर्मलता होगा। यदि 1 लीटर में 4 ग्राम समतुल्य है तो बिलियन की नॉर्मलता 4। 1 लीटर में 10 ग्राम समतुल्य है तो बिलियन की नॉर्मलता 10। बहुत आसान सा टॉपिक है। इसे नॉर्मल बिलियन भी कहते हैं। इसे नॉर्मल बिलियन कहते हैं। इसे n के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो n के द्वारा सूचित किया जाता है। बहुत आसान सा टॉपिक है, आप इसे देखिए। हमने क्या किया कि प्रति लीटर हमें क्या, अगर मान लो 5 लीटर में 2 ग्राम समतुल्य है तो हमें 5 लीटर में 2 ग्राम समतुल्य, उससे थोड़ी मतलब है बाबू। हमें तो क्या मतलब है कि 1 लीटर में कितने ग्राम समतुल्य है, 2 को 5 से भाग दे देंगे। यानी कि 1 लीटर में हमको क्वेश्चन में कितना लीटर दिया उससे मतलब नहीं, हमें मतलब क्या है कि 1 लीटर में जितना ग्राम समतुल्य होगा वही उसका नॉर्मलता होगा। इसका मतलब कि नॉर्मलता बराबर हम सीधे कह सकते हैं, नॉर्मलता बराबर हम सीधे कह सकते हैं कि विलय के ग्राम
समतुल्य की संख्या बट्टा में विलय के ग्राम समतुल्य की संख्या भागा विलयन का आयतन लीटर में लीटर में, यानी कि विलयन का आयतन किसमें रहना चाहिए? लीटर में। अब हमें समझ में आना चाहिए कि विलय का ग्राम समतुल्य कैसे निकाला जाए। विलय का ग्राम समतुल्य निकालना है हमें। तो विलय का ग्राम समतुल्य कैसे निकाला जाए? तो आप जैसे मोलों की संख्या कैसे निकालते थे, तो उसी प्रकार ग्राम समतुल्य की संख्या भी निकालेंगे। ग्राम समतुल्य की संख्या उसी तरह से निकलेगा जैसे मोलों की संख्या निकालते थे आप। कैसे आप मोलों की संख्या निकालते थे? तो दिया गया द्रव्यमान, यानी जितना यहां पे घोला है वो द्रव्यमान, अब बटा उसका अणु द्रव्यमान। यहां वैसा नहीं करना है, मोलों की संख्या थोड़ी है कि हम अणु द्रव्यमान से भाग देंगे। ग्राम समतुल्य की संख्या यानी कि दिया गया द्रव्यमान तो होगा ही होगा, दिया गया द्रव्यमान होगा, लेकिन यहां पे अणु द्रव्यमान नहीं होगा, यहां पे होगा समतुल्य द्रव्यमान। यहां पे भी क्या होगा? समतुल्य द्रव्यमान। यानी कि ग्राम समतुल्य की संख्या का मतलब कि दिया गया द्रव्यमान बटा समतुल्य द्रव्यमान। अभी भी टेंशन है हमें, बहुत जबरदस्त टेंशन है कि सर समतुल्य द्रव्यमान क्या होगा। अभी भी टेंशन गया नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि अगर समतुल्य द्रव्यमान अगर हम जान गए तो यहां पे जितना ग्राम डिसॉल्व किया हुआ है उसमें अगर हम समतुल्य द्रव्यमान से भाग दे देते हैं तो हमारा ग्राम समतुल्य की संख्या निकल जाएगा। और ग्राम समतुल्य की संख्या निकल गया तो उसमें आयतन से डिवाइड करके नॉर्मता निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा चीज है। अभी भी टेंशन है हमारे पास क्या टेंशन है? समतुल्य द्रव्यमान का। तो समतुल्य द्रव्यमान कैसे निकाला जाए? जैसे देखो, अगर हमने बोला कि अम्ल का समतुल्य द्रव्यमान, अब देखिए अम्ल का समतुल्य द्रव्यमान होगा या क्षार का समतुल्य द्रव्यमान होगा, तो क्या होगा? अम्ल किसे कहते हैं? पहले हम ये जाने। अम्ल उसे बोलते हैं, अम्ल क्या है कि अम्ल से H2SO4 वैसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ आयन देता हो। तो यहां पे कितना H है? तो 2H है, यानी कि जल में घोलने पर 2H होगा। तो सिंपली इसी को बोलेंगे, इस अम्ल की क्षारकता कितना हो गया? 2। यानी जितना H देगा वही उस अम्ल का क्षारकता हुआ। इसका मतलब कि हम उस अम्ल का अणु द्रव्यमान में उस अम्ल का क्षारकता से भाग दे देंगे। अम्ल का क्षारकता से भाग दे देंगे। अब यहां पे अम्ल का क्षारकता, जैसे एक एग्जांपल देकर देखा जाए, जैसे अब यहां पे हम देखेंगे H2SO4 का समतुल्य द्रव्यमान या तुल्यांकीय द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो H2SO4 का अणु द्रव्यमान अब बट्टा। अब ये बताएं हमें कि अम्ल का क्षारकता है, तो ये H2SO4 की क्षारकता देखना है। तो H2SO4 में कितना H है? 2H है, यानी कि जल में घुलने पे 2H देता है। इसका मतलब इस अम्ल का क्षारकता कितना हो गया? 2 हो गया। यानी कि इसमें अणु द्रव्यमान से 2 से भाग दे देंगे तो H2SO4 का समतुल्य द्रव्यमान निकल जाएगा। अब H2SO4 का सर अणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो हमने बोला है कि उसका जो परमाणु से जो अणु बना है वो परमाणु से बना है। अब इन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दो
तो उसका अणु द्रव्यमान निकल जाता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 हाइड्रोजन होगा तो 2। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है तो 32। ऑक्सीजन का 16 होता है, और 16 होता है कितना है, 4 है, 4 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 चौके 64, 32 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 98 बाय 2 यानी 49। इसका मतलब कि H2SO4 का समतुल्य द्रव्यमान कितना होगा, 49। उसी प्रकार NaOH का, अगर उसी तरह से हम HCl का समतुल्य द्रव्यमान निकालने के लिए बात किया जाए, कैसे निकलेगा HCl का समतुल्य द्रव्यमान? तो HCl का अणु द्रव्यमान बट अब ये बताए आप कि इस HCl में कितना को H है, तो 1 H है। ये यहां पे देखिए H2SO4 में 2 H था, इसलिए 2 से डिवाइड किए। HCl में कितना H है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा कि समतुल्य द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। समतुल्य द्रव्यमान यहां पे हम निकाल सकते हैं। अब HCl का समतुल्य द्रव्यमान कैसे निकलेगा? अब इसका अणु द्रव्यमान 35.5 और 1 36, यानी 36.5 बटा 1 बराबर 36.5, यानी कि आप H2SO4 का समतुल्य द्रव्यमान 36.5 होगा। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें, इसी प्रकार अब हम लोग क्षार का भी सीख लिया जाए। अगर क्षार का समतुल्य द्रव्यमान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? क्षार का समतुल्य द्रव्यमान, क्षार का समतुल्य द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? बस कुछ थोड़ी करना है। क्षार का अणु द्रव्यमान, अब यहां पे क्या करना है? क्षार किसे कहते हैं? जैसे NaOH, ये पानी जल में घोलने पर OH देता हूं, तो जितना OH देगा, यहां पे OH की संख्या 1 है, इसीलिए इस क्षार का अम्लता कितना होगा, 1। तो उसी तरह से हम कहेंगे, डिवाइड करेंगे, OH से भाग दे देंगे, यानी कि क्षार का अम्लीयता। जैसे NaOH का समतुल्य द्रव्यमान अगर हमें बोला, NaOH का समतुल्य द्रव्यमान निकालने के लिए बोला, तो कुछ नहीं करेंगे, NaOH का अणु द्रव्यमान डिवाइडेड बाय कितना NaOH है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, बराबर NaOH का अणु द्रव्यमान कितना आएगा, Na का 23, हाइड्रोजन का 24 और ऑक्सीजन का 16, सबका परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे और ये आ जाता है 40 बाय 1 यानी 40, यानी NaOH का समतुल्य द्रव्यमान कितना होगा, 40। अब हमने सीख लिया समतुल्य द्रव्यमान निकालना। ये द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ग्राम समतुल्य की संख्या निकाल सकते हैं। अब इस ग्राम समतुल्य की संख्या यहां पे रख देंगे तो हमें नॉर्मलता निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो हमें इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला निकाल लिया जाए। ग्राम समतुल्य की संख्या निकालना सीख गए, समतुल्य द्रव्यमान निकालना सीख गए, तो अब हमारा नॉर्मलता भी आसानी से निकल जाएगा। पहले आप इसे नोट करो। अब देखिए यहां पे नॉर्मलता, यहां पे क्या है कि विलय का ग्राम समतुल्य की संख्या
और विलय के ग्राम समतुल्य की संख्या बदले हम क्या कर सकते, दिया गया द्रव्यमान बटा समतुल्य द्रव्यमान, यानी कि नॉर्मलता का डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हैं विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अणु द्रव्यमान विलय का समतुल्य द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन वो भी किसमें, लीटर में। अब बताइए आपको अगर कोई भी तीन चीज दे दिया जाता है तो चौथा चीज तो निकल जाएगा, यानी कि यहां पे विलय का जो द्रव्यमान है उसको दे दिया कि इतना हमने विलय बुलाया है। ये आपकी अपनी जरूरत है कि उसे समतुल्य द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे और कितना लीटर में बुलाया है, ये दोनों दे दिया जाए तो नॉर्मलता आसानी से निकल जाएगा। आप इसे नोट कर लें। अब हम लोग देखें नॉर्मलता एवं मोलारता के बीच संबंध। यानी नॉर्मलता और मोलारता के बीच संबंध, क्या संबंध है, आपने क्या देखा। मोलारता क्या होता है, मोलारता हमने पहले आपसे बता चुकी कि मोलारता में क्या होता है, विलय का द्रव्यमान होता है बटा विलय का अणु द्रव्यमान होता है गुणे विलयन का आयतन होगा, वो भी आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा। अच्छा, नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, विलय का द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान विलय का तुल्यांकीय द्रव्यमान भी बोल सकते हो आप, या उसे समतुल्य द्रव्यमान भी बोल सकते हो। गुणे विलयन का आयतन भी लीटर में। अब देखिए हम लोग क्या होता है, अब हमें बताइए आप विलय का समतुल्य द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। अब ये विलय के रूप में या तो अम्ल देगा या तो क्षार देगा, या तो अम्ल देगा या तो क्षार देगा। अब ये अम्ल या क्षार देगा तो आप क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कि विलय का अणु द्रव्यमान, यानी कि उस विलय का मतलब विलय के रूप में या तो अम्ल देगा या तो क्षार देगा, यानी अम्ल या क्षार का अणु द्रव्यमान भागा देंगे हटने वाले H प्लस आयन या OH माइनस आयन की संख्या। अगर आपने उस अम्ल दिया है
तो उसका अम्ल का H प्लस आयन जितना H प्लस आयन हटेगा उससे डिवाइड कर देंगे। अगर क्षार दिया है तो OH माइनस आयन से डिवाइड कर देंगे। यानी कि हम विलय का समतुल्य द्रव्यमान के बदले इसको लिख सकते हैं, और जब लिखेंगे तो होगा नॉर्मलता बराबर विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलय का अणु द्रव्यमान गुने विलयन का आयतन इनटू हटने वाले H प्लस आयन या OH माइनस आयन की संख्या। अब बताइए आप, ये इतना हम क्या जानते हैं, इतना क्या जानते हैं? विलय का द्रव्यमान, विलय का अणु द्रव्यमान, विलयन का आयतन, हम लोग ये तीनों दिया हुआ है तो किसके बराबर होता है? मोलरता के बराबर होता है। इसका मतलब कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे हटने वाले H प्लस आयन या OH माइनस आयन की संख्या। यानी कि अगर हम मोलरता में हटने वाले H प्लस आयन या OH माइनस आयन की संख्या से गुना कर देंगे तो नॉर्मलता मिल जाएगा। अगर नॉर्मलता में हटने वाले H प्लस आयन या OH माइनस आयन की संख्या निकल जाता है तो मोलरता निकल जाएगा। इस चीज की हमें जरूरत चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में जब पढ़ेंगे हम आप लोगों को वैद्युत रसायन, तो उस समय एक टर्म आएगा तुल्यांकी चालकत्व और मोलर चालकत्व। अब तुल्यांकी चालकत्व और मोलर चालकत्व में इन लोगों का जरूरत पड़ेगा। अब इन लोगों का जरूरत पड़ेगा। अब ऐसा है कि मोलरता हमने यहां विलयन चैप्टर में पढ़ाया है। अब बाबू वहां पे भी हम बात करेंगे, जब हम आपसे वैद्युत रसायन पढ़ाएंगे तब। लेकिन आप इसे पहले से अगर जान जाते हो कोई भी चीज तो बाद में उसको समझना आसान हो जाता है। इसलिए हमने कि चैप्टर 3 पढ़ाने के क्रम में भी हम बताएंगे, लेकिन इस सब का जरूरत चैप्टर 3 में भी पड़ेगा। आपको जरूरत पड़ेगा इस सब 3 में। आप उस समय तुल्यांकी चालकत्व और मोलर चालकत्व के बीच संबंध होगा, उसका न्यूमेरिकल होगा। उसका न्यूमेरिकल बनाने में हमें इसकी मदद चाहिए। आप इसे नोट कर लो ढंग से, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब आप एक क्वेश्चन देखें। एक विलयन है, अब विलयन की नॉर्मलता दे रहा 0.1 mm। अभी 0.1 mm इसकी नॉर्मलता दे रहा है। अभी इसको बोल रहा है कि इसमें हम इस विलयन बनाने के लिए, अगर ये 500 ml विलयन है तो इसमें हमने कितना H2SO4 का मोल डाला है? H2SO4 का कितना मोल डाला है भैया? मोल से क्या मतलब है? मोल का मतलब मोलार होता। 500 ml विलयन है, उसमें मोलों की संख्या बोल रहा है। क्या आसान सा चीज है। तो हम पहले क्या करें कि इस 500 ml इस 0.1 n को मोलरता में बदल दें। तो आपको मोलरता और नॉर्मलता के बीच में हमने संबंध बताया है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुने हटने वाले H प्लस आयन की संख्या। यानी कि हटने वाले H प्लस आयन की संख्या कितना होगा? 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि H2SO4 में 2 है, इसका n फैक्टर 2 है।
इसका मतलब कि मूलरता बराबर क्या होगा, नॉर्मलता बटा हटने वाले H प्लस आयन की संख्या। कितना दिया है नॉर्मलता, तो 0.1, हटने वाले H प्लस आयन की संख्या कितना है, तो 2। इसका मतलब कि हम इस पॉइंट को इधर हटाए तो 10 हो जाएगा, यानी कि 0.05। अब हमें बताइए मूलरता बराबर होता क्या है, विलय के मोलों की संख्या यानी H2SO4 के मोलों की संख्या बट्टा में विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। अब बताइए आप बताइए, तो मोलों की संख्या निकालना क्या कौन सा भारी चीज है, आप अपने से भी निकाल सकते हो आप मोलों की संख्या यानी H2SO4 के मोलों की संख्या। मोलरता गुने विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। यहां पे विलयन का आयतन दिया हुआ है आपको 500 ml दिया हुआ है, यानी कि 0.5 लीटर। क्यों, 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि मूलतः हमारा निकला 0.05 इंटू 0.5 बराबर 25। 3 0 1 2 और 1 3 0 यानी 0.05 मोल आंसर। आप इसे नोट कर लें और घर पे बनाएं। थैंक यू।